Good afternoon, all of you. ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के यूनिट 1 के बारे में प्रीवियस सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बेसिक्स लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जनरल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है, ब्लॉक फॉर्म में क्या डिफरेंस है, और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं। अगर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये तो यहाँ से पता चल जाता है ये एक तरह का कम्युनिकेशन है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से ये क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल जो यूज़ होगा वो ऑप्टिकल फाइबर होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर चैनल में किस तरह से लाइट एनर्जी इमिट होती है, उस एनर्जी को इमिट कराने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज़ हो रहा है, ये सभी का सभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे सोर्स है ऑडियो सिग्नल, ट्रांसड्यूसर से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल में ऑप्टिकल एलईडी या लेज़र के थ्रू उस इलेक्ट्रिकल को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया। यहाँ पर लाइट एनर्जी ऑप्टिकल फाइबर चैनल से होती हुई गई, ऑप्टिकल डिटेक्टर ने उसे रिसीव किया, वहाँ पे फोटो डायोड या एवलांच फोटो डायोड का यूज़ किया। उसके बाद फाइनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो गई, ऑडियो सिग्नल में डेस्टिनेशन तक पहुँच गई। ट्रांसमीटर सेक्शन पे मॉड्यूलेशन होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता कैसे है, क्या ऐसा करते हैं कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, मॉड्यूलेशन में कैसे कैरियर फ्रिक्वेंसी को सुपर इम्पोज करके किसी और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, जैसे मॉड्यूलेटिंग और बेस बैंड सिग्नल, बैंड पास सिग्नल, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मॉड्यूलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये डिस्कस किया था। मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये स्लाइड्स में है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम बहुत डिटेल में पढ़ा इसे हम लोगों ने, कई सारे ब्लॉक डायग्राम थे, सभी को डिस्कस किया। लास्ट सारे वीडियोज़ में एक एक ब्लॉक के वर्क मैंने बताया है, उसे आप देख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं ये भी डिस्कस किया था। दीज आर लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस विद डिटेल, सभी से सभी एडवांटेज हैं यहाँ पे। डिसएडवांटेजेस पे डिस्कस किया था, जैसे एक्सपेंसिव होता है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, नोट्स बनाना यहाँ पे कठिन होता है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सारे डिस्कस किया। उसके बाद मॉड्यूलेशन क्या होता है, ट्रांसमीटर सेक्शन पे ये काम होता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है, मॉड्यूलेशन होता कैसे है, सभी का सभी यहाँ पे लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन के टाइप्स डिस्कस किया था, अब पढ़ेंगे हम लोग डिमॉड्यूलेशन के बारे में। मॉड्यूलेशन बेसिकली एक मैसेज सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर के साथ सुपर इम्पोज करना है। डिमॉड्यूलेशन उसका जस्ट अपोजिट होगा, मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव से अलग करना ही डिमॉड्यूलेशन होता है। जैसे मल्टीप्लेक्सर डिमल्टीप्लेक्सर की बात करें, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, कई सारे सिग्नल्स को मर्ज करके एक सिंगल आउटपुट देता है। जैसे मॉड्यूलेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कई सारे सिग्नल्स, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, उसमें बताया था मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का एग्जांपल लिया कि मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, कई सारे सिग्नल्स को एक साथ मल्टीप्लेक्स करके एक आउटपुट देता है, इसलिए उसे हम मैनी इनटू वन भी कहते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर का काम उस एक सिग्नल को रिसीव करके मल्टीपल सिग्नल देना, मीन्स जस्ट उसका अपोजिट। उसी तरह से मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन में जो काम होता है डिमॉड्यूलेशन में जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो मॉड्यूलेशन में काम क्या हुआ हमारा, एक लो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल को एक हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर के साथ सुपर इम्पोज करके ट्रांसमिट कर दिया, ये हो गया मॉड्यूलेशन। अब रिसीविंग एंड पर जो सिग्नल मिली वो मॉड्यूलेटेड वेव है। मॉड्यूलेटेड वेव का मतलब हो गया उसमें कैरियर और मैसेज सिग्नल दोनों हैं। अब कैरियर से मैसेज सिग्नल को अलग करना ही डिमॉड्यूलेशन होता है। तो डिमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द सिग्नल इंटेलिजेंस फ्रॉम अ मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। जो मॉड्यूलेटेड वेव है, मॉड्यूलेटिंग मीन्स जिसका मॉड्यूलेशन करना है, मॉड्यूलेटेड मीन्स जिसका मॉड्यूलेशन हो चुका है। तो मॉड्यूलेटेड वेव से मैसेज सिग्नल को रिकवर करना, वापस ले आना ही डिमॉड्यूलेशन होता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड डिटेक्शन, इस प्रोसेस को डिटेक्शन भी कहते हैं। और
ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन का। सो डिमॉड्यूलेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। एक लाइन में हम ये भी कह सकते हैं कि ये उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। डिमॉड्यूलेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि सिग्नल बिना मॉड्यूलेट किए ट्रांसमिट नहीं हो सकती, उतनी फ्रिक्वेंसी होती नहीं है, और अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ा के हमने भेजा है तो उसे वापस उस कंडीशन में लाना ही डिमॉड्यूलेशन होता। सो इट इज़ द very important factor in the communication system. Overall whole the communication system, there is a important role of demodulation. Why do we need demodulation? अब ये पूरा डिटेल में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। डिमॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों है, वाई नीड ऑफ मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा था। रिड्यूसेस हाइट ऑफ एंटीना सबसे इम्पॉर्टेंट था। एक साथ कई फ्रिक्वेंसी को एक ही चैनल के थ्रू मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन से फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ जाती है जिससे रेंज ऑफ कम्युनिकेशन भी बढ़ जाता है, इंटरफेरेंस वगैरह कम हो जाते हैं। उसी तरह डिमॉड्यूलेशन के भी कुछ यूज़ हैं। द वायरलेस सिग्नल कंसिस्ट ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव मॉड्यूलेटेड बाय ऑडियो फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी। टेलीफोन रिसीवर और लाउड स्पीकर कैन नॉट वाइब्रेट विथ हायर फ्रिक्वेंसी। Moreover, this frequency is beyond the audible range of human ear, so it is necessary to separate the audio frequencies from radio frequency carrier wave. इंसान या किसी ह्यूमन बीइंग ने जो सिग्नल जनरेट की है, अगर हम टेलीफोन कम्युनिकेशन की बात करें तो वो लो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल है। मॉड्यूलेशन के बाद हाई फ्रिक्वेंसी के साथ सुपर इम्पोज करने से वो हाई फ्रिक्वेंसी की हो गई। अब जो हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल अगर बिना डिमॉड्यूलेशन के रिसीवर को दे दिया गया तो लाउड स्पीकर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव करके या टेलीफोन सिस्टम रिसीव करके यूज़र तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव से हाई फ्रिक्वेंसी को अलग करना यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए डिमॉड्यूलेशन इम्पॉर्टेंट है। और ह्यूमन ईयर भी जो है उनकी भी एक रेंज होती है सुनने की। अगर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल है तो वो ह्यूमन ईयर भी उस मैसेज को रिसीव नहीं कर सकता है। इसलिए डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस में हाई फ्रिक्वेंसी को सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर देते हैं लो फ्रिक्वेंसी से, और लो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल जो है वो रिसीव हो जाती है। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे डिमॉड्यूलेशन। डिमॉड्यूलेशन के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसे डिटेक्टर भी कहते हैं। डिमॉड्यूलेशन is the act of extracting the original information bearing signal from a modulated carrier wave. A demodulator is an electronic circuit that is used to recover the information content from the modulated carrier wave. ये यहाँ से अगर देखो आप लोग, यहाँ से ले करके यहाँ तक का बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है डिमॉड्यूलेशन का। A demodulator is an electronic circuit that is used to recover the information content from the modulated carrier wave। यहाँ पर ये बेसिक डेफिनेशन है डिमॉड्यूलेशन के लिए। जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे डिमॉड्यूलेटर कहते हैं। डिमॉड्यूलेटर क्या होता है, बीच में अगर इस लाइन को हम लोग नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कोई बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है। सो बेसिक डेफिनेशन इज़ a demodulator is an electronic circuit that is used to recover the information content from the modulated carrier wave। डिमॉड्यूलेटर एक तरह का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसका यूज़ मॉड्यूलेटेड वेव से इंफॉर्मेशन को रिकवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिमॉड्यूलेटर्स। मॉड्यूलेशन के कई तरीके होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। उस दिन भी बताया था लास्ट क्लास में आप लोगों को। मॉड्यूलेशन के जो प्रोसेस होते हैं वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, कई सारे हैं। तो अगर एक से ज़्यादा तरीक़ों का मॉड्यूलेटर है
या मॉड्यूलेशन प्रोसेस है तो डिमॉड्यूलेटर्स भी कई तरह के होंगे, क्योंकि हर एक सिग्नल की प्रॉपर्टी मॉड्यूलेशन के बाद जितने टाइप्स के होंगे मॉड्यूलेटेड वेव की प्रॉपर्टी उतनी तरह की होगी। अब उनको रिकवर करके इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को लाने के लिए अलग अलग रूल्स फॉलो करने होंगे, अलग अलग पैटर्न के थ्रू वो डिमॉड्यूलेट होंगे। द सिग्नल आउटपुट फ्रॉम अ डिमॉड्यूलेटर में रिप्रेजेंट साउंड, इमेजेस, एनालॉग एंड वीडियो सिग्नल, बाइनरी डेटा, डिजिटल सिग्नल। ये डिमॉड्यूलेटर का और मॉड्यूलेटर दोनों का डायग्राम है। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, एक तरफ से मैसेज सिग्नल आ रहा है, ये वो सिग्नल है जिसे हमें भेजना होता है, एक तरफ से कैरियर आ रहा है, मैसेज इधर से आया, कैरियर हमारा इधर से गया। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैसेज और कैरियर जब दोनों आए, दोनों आकर के सुपर इम्पोज हुए, तो ये प्रोसेस हो गया मॉड्यूलेशन। और इस जो डिवाइस इसके लिए यूज़ की जाती है, जो सर्किट यूज़ की जाती है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन प्रोसेस हो गया। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है गई ट्रांसमीटर के पास। अब ये ट्रांसमीटर सेक्शन क्या करेगा, इस मॉड्यूलेटेड वेव को भेज देगा, ट्रांसमिट करने का काम करेगा। भेजेगा कैसे? थ्रू द चैनल। यहाँ हमारा चैनल बना हुआ है, इस चैनल के थ्रू भेजेगा। ये जो हमारा चैनल होता है, ये या तो वायरलेस होगा, वायरलेस या वायर्ड होगा। अब इसमें बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बोर्ड पे होता तो ज़्यादा अच्छी राइटिंग होती, तो थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम है, आप लोग समझ जाना। जो चैनल होता है वो हमारा वायरलेस भी हो सकता है या वायर्ड हो सकता है। अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे तो वायर्ड होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ किया तो इसका मतलब हम लोग वायर्ड चैनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस चैनल के थ्रू जो मैसेज हमारा जा रहा है, इस चैनल के थ्रू जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वो रिसीव होगा रिसीवर के पास। तो ये रिसीवर क्या करता है, मॉड्यूलेटेड वेव को रिसीव करता है। हमेशा कम्युनिकेशन में रिसीवर मॉड्यूलेटेड वेव को रिसीव करेगा। अब मॉड्यूलेटेड वेव को रिसीव किया, ओरिजिनल मैसेज पाने के लिए डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस तो करना होगा। मॉड्यूलेटेड का मतलब हो गया यहाँ पे कि मॉड्यूलेटेड वेव में कैरियर भी मैसेज के साथ है और उसे अलग करना ही डिमॉड्यूलेशन होता है। तो फाइनली जो डिमॉड्यूलेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे वो प्रोसेस हमारा इस जगह पर होगा। जो डिमॉड्यूलेशन की हम लोग बात कर रहे थे, डिमॉड्यूलेटर लास्ट में होता है, और इसी डिमॉड्यूलेटर के बारे में हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। ये जो डिमॉड्यूलेटर होगा, इसका काम है मॉड्यूलेटेड वेव से कैरियर को अलग करना। और देखो, अगर इस डायग्राम को स्टार्टिंग में हमने मैसेज क्या दिया था, एम्प्टी, सारे प्रोसेस से होता हुआ ये मैसेज जो है एम्प्टी वो यहाँ रिसीवर तक पहुँचा, और डिमॉड्यूलेशन होने के बाद देखो वैसे ही एज इट इज सिग्नल रिसीव हो गई। तो डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद भेजने के लिए मॉड्यूलेशन करते हैं, भेजने के बाद रिसीविंग एंड पे जब सिग्नल रिसीव हो जाता है तो डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं, और डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस सामने है, मैसेज यहाँ पर अलग हो चुका है। तो ये हम कह सकते हैं डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है, रिकवरिंग ओरिजिनल ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को रिकवर करना ही हमारा क्या होता है, डिमॉड्यूलेशन। तो ये 2 लाइन की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे डिटेक्शन भी हम लोग कहते हैं, दूसरा नाम इसका डिटेक्शन भी होता है। तो डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस ये होता है कि रिकवर करना ओरिजिनल मैसेज को मॉड्यूलेटेड वेव से, और इस प्रोसेस को हम लोग डिटेक्शन भी कहते हैं। डिटेक्शन 3 तरह का होता है, इन्वेलप डिटेक्टर, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर और सिंक्रोनस डिटेक्टर। 3 तरह के डिटेक्टर होते हैं। इन्हीं तीनों के हेल्प से हम लोग मॉड्यूलेशन का अपोजिट डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर डिमॉड्यूलेशन इज कॉल्ड demodulator or detector, and 3 types of detector are envelope detector, average detector,
बीजी का नाम है स्क्वायर लॉ डिटेक्टर एंड सिंक्रोनस डिटेक्टर और कोहेरेंट डिटेक्टर। यहाँ पर बेसिक कुछ डायग्राम दिया हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम का। ब्लॉक डायग्राम तो वही है जो अभी तक हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये याद हो गया होगा। इनपुट देते हैं हम लोग हर एक कम्युनिकेशन में, आउटपुट पर जो इनपुट सोर्स है, इनपुट मैसेज है, वो आउटपुट पर रिसीव होनी होती है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है तो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर यूज़ होगा, रिसीवर भी ऑप्टिकल रिसीवर होगा और जो चैनल होगा वो ऑप्टिकल फाइबर का होगा। तो हर एक कम्युनिकेशन में अलग अलग क्राइटेरिया होगी, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, इसी को डिस्कस किया है, इसी चीज़ को यहाँ पे भी दिखाया गया है। देखो इस डायग्राम का जो पार्ट है ट्रांसमीटर, ये जो दिखा रहा है ये हो गया रिसीवर का पार्ट। ट्रांसमीटर में ऑप्टिकल ट्रांसमीटर का यूज़ हो रहा है और रिसीवर में भी ऑप्टिकल रिसीवर का यूज़ हो रहा है। अगर चैनल की बात करें तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ हम लोग कर रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल के लिए। ये है। अब देखो कोई भी मैसेज सोर्स दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन हुआ, सबसे पहले उसे मॉड्यूलेट करोगे हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल के साथ, और मॉड्यूलेट करना होता है मॉड्यूलेटर, तो मॉड्यूलेशन की प्रोसेस हुई। अब मॉड्यूलेशन होने के बाद चैनल के थ्रू वो जाएगा, चैनल ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, वायरलेस वायर्ड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ग्लास फाइबर का यूज़ कर रहे हैं। मॉड्यूलेटर से ग्लास फाइबर होते हुए मैसेज गया और बीच में एम्पलीफायर वगैरह लगे हुए हैं सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए, और लास्टली क्या है हमारा ऑप्टिकल रिसीवर या डिटेक्टर, जिसने मैसेज को डिटेक्ट कर लिया। तो यहाँ नीचे देखो मॉड्यूलेटर के पास लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, डिटेक्टर के पास भी लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, और ग्लास फाइबर में लिखा है लाइट। तो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट और आउटपुट पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, OFC के नीचे लाइट दिया है, इसका मतलब ऑप्टिकल ट्रांसमीटर जो है या जहाँ पर मॉड्यूलेशन प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है। साइनोसॉइडल वेव है इसीलिए वेव फॉर्म में भी साइन वेव दिखाया है। लाइट एनर्जी जो है मॉड्यूलेशन के बाद लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए OFC केबल के पास हमने यहाँ पर लाइट को मेंशन किया है। यहाँ पर लाइट एनर्जी ट्रांसमिट होगी, रिसीविंग एंड पे फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट होगी। ये जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है इसमें यहीं से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती हैं, इसी चैनल में कभी कभी कुछ अनवांटेड सिग्नल आ जाते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ अनवांटेड सिग्नल। तुम लोग भी नोट कर लेना, लिखने का पर्पज़ है ताकि आपको ये याद रहे। अनवांटेड आप लोग लिख लेना कि ये जो चैनल होता है यहाँ पे कभी कभी कुछ अनवांटेड सिग्नल आ जाते हैं जिसको हम लोग नॉइस कहते हैं।
तो चैनल में ही अनवांटेड सिग्नल आते हैं जिसे नॉइस कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है एटूनेशन, डिस्पर्सन, क्रॉस टॉक एंड नॉइस। तो कम्युनिकेशन चैनल में ही नॉइस का जनरेशन होता है, नॉइस जनरेट होते हैं जो अफेक्टेड करते हैं ओवरऑल कम्युनिकेशन सिस्टम को, और इसके कारण कभी कभी एटोनेशन, डिस्पर्सन या कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, आवाज़ क्लियर नहीं होती, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। एडवांटेजेस ऑफ OFC लास्ट भी कुछ स्लाइड में पढ़ा था, एक बार रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। यहाँ पे बैंडविड्थ ग्रेटर, एटोनेशन लो, इलेक्ट्रिकल इम्यूनिटी, greater security, flexibility, falling cost, long repeater spacing, smaller size and weight than copper cables। आज एडवांटेजेस तक हो गया, अब हम लोगों को वेव गाइड के बारे में पढ़ना है। नए टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का ब्लॉक डायग्राम, एडवांटेज, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन बहुत पढ़ा हम लोगों ने। वेव गाइड्स क्या होते हैं? एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ डाइलेक्ट्रिक वेव गाइड दैट ऑपरेट्स एट ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी। ऑप्टिकल फाइबर जो है एक तरह का वेव गाइड होता है, जिसको या डाइलेक्ट्रिक वेव गाइड कह सकते हैं, जो कि ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसका शेप की अगर बात करें, नॉर्मली सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है इसका। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट के फॉर्म में होती है। आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर, जैसा अभी मैंने बताया था कि ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो इस डायग्राम को अगर आप देखो, इस डायग्राम में ये ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल शेप में है। यहाँ पे इसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहली वाली जो लेयर होती है ये लेयर, सेकंड लेयर है, इसकी बात करेंगे, और थर्ड लेयर है ये। पहले लेयर को हम लोग बोलते हैं कोर, फर्स्ट लेयर। दूसरे को बोलते हैं क्लैडिंग, तीसरे को बोलते हैं बफर। बफर जो है एक तरह का जैकेट कह सकते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। मेन जो होते हैं लेयर कोर और क्लैडिंग ही होते हैं पूरे ऑपरेशन के लिए। अगर देखो तो फिजिकल स्ट्रक्चर दैट गाइड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, ऑप्टिकल फाइबर एंड रेक्टेंगुलर वेव गाइड्स। ऑप्टिकल फाइबर वेव गाइड अभी बताया तुम लोगों को, 3 लेयर्स होते हैं, कोर, क्लैडिंग और बफर। अब तीनों लेयर्स का कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए 3 लेयर वेव गाइड्स में हर जगह दिखाए जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी डायग्राम में दे दिया। सबसे पहला वाला है कोर, क्लैडिंग, बफर। एन ऑप्टिकल फाइबर इज फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर made by glass, silica or plastic to a diameter slightly thicker than that of human hair। ह्यूमन हेयर से भी पतला होता है, बहुत ही पतला होता है ऑप्टिकल फाइबर। ये एक तरह का डाइलेक्ट्रिक वेव गाइड है। सो ऑप्टिकल फाइबर इज अ डाइलेक्ट्रिक वेव गाइड दैट आइडियली हैज अ सिलेंड्रिकल शेप। एक डाइलेक्ट्रिक वेव गाइड है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है। It consists of a core made up of a dielectric material। ऑप्टिकल फाइबर में का एक लेयर होता है कोर, जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना हुआ होता है, विच इज सराउंडेड बाई क्लैडिंग। कोर को क्लैडिंग से सराउंड किया गया रहता है, मतलब उसके कोर के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्लैडिंग। मेड अप ऑफ अ
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्लैडिंग भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का होता है, ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन कोर। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कोर से कम होता है। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड की बात करें, फिर से मैं एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर इस पूरे लास्ट वाले पॉइंट की बात करें तो इसमें कोर और क्लैडिंग के बारे में ही बताया, थर्ड लेयर बफर को छोड़ दिया इसने। इसने सबसे पहले ये बताया कि ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड्स में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ कोर होता है, जिससे वो जो पहला लेयर होता है, ये जो कोर है वो पूरी तरह से सराउंडेड होता है क्लैडिंग से। जो क्लैडिंग है वो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना होता है। इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन ऑप्टिकल फाइबर, वन इज कोर एंड अदर सेकेंड इज क्लैडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन क्लैडिंग। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्लैडिंग से ज़्यादा होता है। तो सभी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है कोर का बना हुआ, में पहला लेयर कोर है जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना है। कोर जो है सराउंड किया गया क्लैडिंग से, वो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ है। और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कोर से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। फाइबर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सेम वही है। देखो ये ऑप्टिकल फाइबर का फिर से एक स्ट्रक्चर दिया है, इसमें ये पहला पार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोर पहला पार्ट, ये जो पार्ट है ये है क्लैडिंग, ये पार्ट जो है ये है बफर, और ये जो काम है ये है जैकेट। तो यहाँ से तो हमें ये सामने आ रहा है कि इसमें 3 नहीं 4 लेयर होते हैं। तो 4 लेयर भी कह सकते हैं, लेकिन होते 3 लेयर ही हैं, कोर, क्लैडिंग, बफर, यही तीनों मेन होता है। जैकेट पूरी तरह से प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो जैकेट में अगर देखो, डिटरमाइंस द मैकेनिकल रोबस्टनेस ऑफ द केबल, यूजुअली प्लास्टिक और पीवीसी, इन सबों का यूज़ करके हम लोग जैकेट को बना देते हैं पूरा सिक्योरिटी पर्पज से। बफर प्रोटेक्ट्स द फाइबर ऑप्टिक फ्रॉम फिजिकल डैमेज। बफर क्या करता है, फिजिकल डैमेज से ऑप्टिकल फाइबर को प्रोटेक्ट करता है। क्लैडिंग और कोर ये बेसिकली कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, इसका ओवरऑल कम्युनिकेशन में है। क्लैडिंग की बात करें, ये एक तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विथ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन कोर मटेरियल मेड बाय ग्लास और प्लास्टिक। सेम वही चीज़ यहाँ भी बताया जा रहा है कि क्लैडिंग जो होता है वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होगा। ये ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। कोर क्या होगा, कोर लाइट प्रोपागेशन मीडियम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूजली ग्लास। कोर जो है ये भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, यूजली ग्लास का यूज़ करते हैं इसमें। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ग्लास का यूज़ कर रहे हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को का कंडक्शन इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर इस डायग्राम में आप लोग देखो तो इसमें दिया है कोर का जो रेडियस होगा वो 8 माइक्रोमीटर होगा, क्लैडिंग का 125 माइक्रोमीटर है, बफर का 250 माइक्रोमीटर होगा, और जैकेट जो है सबसे फोर्थ डिवाइस ये 400 माइक्रोमीटर। इट मीन्स कोर की बात करें अगर, तो कोर का 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा। नेक्स्ट क्लैडिंग 120, बफर 250, और जैकेट का 400 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होगा। तो सभी के बारे में यहाँ दिया है। जैकेट क्या होता है, आउटर लेयर होता है, बफर उसके बाद की लेयर होती है, फिर क्लैडिंग होता है, और सबसे अंदर कोर होता है।
कोर के लिए हम कह सकते हैं इट कैरीज द लाइट सिग्नल, क्योंकि वो लाइट, यहाँ से पे देखो कोर के बारे में लिखा है लाइट प्रोपागेशन मीडियम, लाइट का प्रोपागेशन कोर में ही होगा। यहाँ से हमें पता चल रहा है लाइट प्रोपागेशन मीडियम, इसका लाइट का प्रोपागेशन कहाँ होता है, कोर में होता है। तो इसीलिए यहाँ दिया कोर, इट कैरीज द लाइट सिग्नल। क्लैडिंग, इट कीप्स द लाइट सिग्नल इन द कोर। कोटिंग, इट प्रोटेक्ट्स द क्लैडिंग फ्रॉम डैमेज। यही है पूरा कॉन्सेप्ट कोर और क्लैडिंग का। स्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिक केबल। स्ट्रक्चर तो अब आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा अब तक कि जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोर होता है, क्लैडिंग होता है, बफर होता है और जैकेट होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी 4 लेयर, अगर आप देखो 4 का इसमें तो मुझे 5 लेयर दिख रहे हैं, 5 लेयर बना रखा है इन्होंने। फिर भी बेसिक हमारे क्या है, सबसे पहला है कोर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सिलिका का बना हुआ, क्लैडिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड क्लैडिंग एंड मेड बाय सिलिका। नेक्स्ट है कोटिंग, सिलिकॉन की कोटिंग होती है। बफर जो होता है ये बफर जो होगा ये, इसका रोल होता है बफर का प्रोटेक्शन करने का। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोर क्लैडिंग के बारे में हम लोगों ने देखा। कोर पहला लेयर हो गया, क्लैडिंग उसके बाद का लेयर हो गया बफर। नेक्स्ट थर्ड लेयर होता है जैकेट, फाइनली प्रोटेक्शन के लिए यूज हो रहा है। डायमीटर भी अभी हम लोगों ने देखा था कितना होता है। ग्लास फाइबर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर ग्लास अप्रॉक्स 50 माइक्रोमीटर, यहाँ दिया है। रेंज सराउंडेड बाय क्लैडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज स्लाइटली लोअर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर की जो 2 लेयर्स हैं कोर और क्लैडिंग। तो पहली लेयर होती है कोर, उसकी जो कि सराउंडेड होती है क्लैडिंग से। दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आंसर ये आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्लैडिंग का कम होगा, कोर का ज़्यादा होगा। कोर और क्लैडिंग को मिला करके जो ओवरऑल कितना डायमीटर रेडियस होगा, ये चीज़ यहाँ दिया है। फाइबर इज मेड बाय सिलिका SiO2 glass. Cladding is also made by silica, but the outer layer is added with some small amount of boron, germanium, phosphorus to decrease the refractive index. सिलिका से कोर बना होता है, क्लैडिंग भी उसी से बना होता है, लेकिन हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करने के लिए फास्फोरस, जर्मेनियम एट्सेट्रा इसमें मिक्स करते हैं। मिक्स करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम कर दिया जाता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा करना है, क्लैडिंग का कम करना है। कुछ तो पर्पस होगा इसका कि क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम कर दिया हमने। इसका आंसर आगे जब इसमें रे ट्रांसमिशन थियरी बताऊंगा किस तरह से इसमें ऑप्टिकल सिग्नल मूव करती है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। कोर क्लैडिंग के बारे में एक स्लाइड यहाँ पर और है। अगर ओवरऑल ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड जब भी पूछेगा, वेवगाइड्स क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड, उसमें हमें उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर में कोर, क्लैडिंग, बफर, जैकेट, इन सभी को एक्सप्लेन करना है। उसी को देखते हुए यहाँ लिखा है एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ वेवगाइड ऑफ फॉर लाइट कंसिस्ट ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर जो है एक तरह का वेवगाइड है जो कि कंसिस्ट करता है कोर, क्लैडिंग, बफर, जैकेट। देखो यहाँ पे एक लाइन में सभी के बारे में लिखा है। कोर, इनर पार्ट वेयर वेव प्रोपागेट्स, कोर इनर पार्ट होता है जिसमें वेव प्रोपागेट होता है। क्लैडिंग आउटर पार्ट होता है यूज टू कीप वेव इन कोर, कोर इसी से सराउंडेड होता है। बफर प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, कोर और क्लैडिंग को प्रोटेक्शन देता है। जैकेट सबसे आउटर पार्ट होगा,
ये आउटर प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। अगर इस स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पे ये कोर है, ये पार्ट जो कि सराउंड किया गया है क्लैडिंग से, ये पार्ट हो गया क्लैडिंग। बफर इन दोनों को प्रोटेक्शन बफर कर रहा है। लास्ट में जैकेट है जो फाइनल प्रोटेक्शन का आउटर प्रोटेक्टिव शील्ड होता है। कोर और क्लैडिंग SiO2 डोप्ड होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज़्यादा होगा, हाई N रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होगा। ऑप्टिकल वेवगाइड्स जो हैं, इनका क्लासिफिकेशन जो है 3 तरह से किया जाता है। क्लासिफिकेशन बाय ज्योमेट्री, क्लासिफिकेशन बाय मोड स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। On the basis of geometry, optical fiber or optical waveguides classified in two types, planar and strip. ज्योमेट्री के बेस पर ऑप्टिकल वेवगाइड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लेनर एंड स्ट्रिप। On the basis of mode structure, it can be classified in single mode and multi mode. मोड स्ट्रक्चर के बेस पे दो मोड में डिवाइड होता है, सिंगल एंड मल्टी मोड। ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी डिवाइडेड इन स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडियंट इंडेक्स। ये है ओवरऑल ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड्स। का क्लासिफिकेशन अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो यहाँ भी अभी हम लोगों ने देखा था स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे लास्ट में दिया है। ये चीज़ दिखाया है। अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ प्रोपागेशन, यहाँ पर मोड स्ट्रक्चर मीन्स ही मोड ऑफ प्रोपागेशन है, तो यहाँ पर सिंगल मोड एंड मल्टी मोड, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। प्लेनर और स्ट्रिप ज्योमेट्री के बेस पे है, ज्योमेट्री पे क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, प्लेनर एंड स्ट्रिप। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से जो वेवगाइड्स के टाइप्स हैं, उनकी वर्किंग क्या है। अगर अलग अलग तरीक़ों से इनको क्लासिफाई किया गया तो कुछ रोल होगा। कभी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में प्लेनर स्ट्रिप का क्या कॉन्सेप्ट है, मोड ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें सिंगल मोड मल्टी मोड में क्या डिफरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडियंट इंडेक्स उसमें क्या डिफरेंस है, ये पूरा डिस्कस होगा। सो क्लासिफिकेशन सारा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओवरऑल आज का रिवाइज करा दूं, ब्लॉक डायग्राम पूरा डिस्कस हम लोगों ने किया, इसके क्या पॉइंट्स थे, क्या हर एक ब्लॉक का क्या रोल था। अभी जो हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड के बारे में पढ़ा, अगर इस ब्लॉक डायग्राम में देखो ये वेवगाइड होता कहाँ है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। कोर क्लैडिंग ये सब होता क्या है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है उसी को पूरी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये सारे ब्लॉक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, एडवांटेजेस डिस्कस हो चुके हैं, डिसएडवांटेज डिस्कस किया था, मॉड्यूलेशन, प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोज लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल टू द कैरियर सिग्नल, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मॉड्यूलेशन होता कैसे है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों ये रिक्वायर्ड है, टाइप्स कौन कौन से हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, फेज, वेवफॉर्म के थ्रू इसको बताया गया है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसलिए साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के इसमें दिखाया जा रहा है इसे। मॉड्यूलेशन होते हुए प्रोसेस है ये। डिमॉड्यूलेशन क्या होता है, क्यों इसका इम्पोर्टेंट रोल है, डिमॉड्यूलेशन होता कैसे है, ये आज ही डिस्कस किया है अभी।
डिमॉड्यूलेशन के तरीके कितने हैं? एक लाइन में रिकवरिंग ओरिजिनल सिग्नल इज कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन। 3 टाइप्स ऑफ डिटेक्टर, इनवेलप, स्क्वायर लॉ, सिंक्रोनस डिटेक्टर। कम्युनिकेशन सिस्टम को यहाँ भी पूरी तरह से बताया है। एडवांटेजेस क्या थे, फिर वेवगाइड पे आए थे, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ये सब डिस्कस किया। वेवगाइड्स में कोर, क्लैडिंग, बफर, जैकेट 4 लेयर होते हैं। कोर और क्लैडिंग का मेन इंपॉर्टेंट रोल है जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं। इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का उससे कम होगा, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर देन क्लैडिंग। कोर क्लैडिंग बफर को यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया। कोर क्लैडिंग बफर को यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया और यहाँ ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड्स का एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है। ये आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर मार्केट में इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बैटरी किसी एक पॉइंट से लाइट एनर्जी इमिट हो जाती है सारे वेवगाइड्स में। डायमीटर कितना होता है ये डिस्कस किया। कैसे वर्क करता है ये इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देखा जा सकता है, कैसे लाइट एनर्जी इमिट हो रही है। कोर क्लैडिंग में सभी का रोल क्या है ये डिस्कस किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना किस चीज़ से है, हर एक पार्ट के बारे में 1 लाइन में यहाँ लिखा हुआ है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वेवगाइड्स के जो टाइप्स पढ़े हैं, इन टाइप्स में क्या क्या डिफरेंस है, जैसे प्लेनर क्या होता है, स्ट्रिप क्या होता है, सिंगल मोड, मल्टी मोड, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, ये कंटिन्यू होगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।